Welcome class. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक सर, आप सुना? चलें जी, वी शुड स्टार्ट विद द थिंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था ये आपको बताऊं, और आज क्या करने वाले हैं ये भी आपको बताते हैं। So here we go. This is मेरी ओ लेवल्स की क्लास, दैट इज हमारा जो स्कीम चल रही थी मेरा बेटा, द स्कीम वाज 5 दिन फिजिक्स इन, राइट। तो इस सीरीज ऑफ लेसन्स में हम लोगों ने अपना जो पहला लेसन है, फर्स्ट डे हमारा जो था, वो फर्स्ट डे हमारा निकला ऑन द टॉपिक ऑफ प्रेशर अलोंग विद इट्स पास्ट पेपर्स। तो अगर आप लोगों ने प्रेशर के पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं और कोई प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो प्लीज मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। टुडे वी आर कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड डे, डे 2, और इन 5 दिनों में से हमारा दूसरा दिन है। एंड टुडे आवर टॉपिक इज डिफॉर्मेशन। माय डियर बच्चा पार्टी, दिस टॉपिक इज वेरी मच लेस आप कह लो, बट इसके क्वेश्चन जितने डिफरेंट तरीकों से आते हैं उसमें स्टूडेंट सम टाइम गेट कंफ्यूज। तो कोशिश करेंगे कि आपको हम डिफॉर्मेशन का टॉपिक पूरा करवा दें और ऐसे करवा दें कि आप पास पेपर्स को इजीली सॉल्व कर सकें। सो बच्चों, द टॉपिक इज ऑफ डिफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफॉर्मेशन। द टर्म डिफॉर्मेशन मीन्स कि ऑन अप्लाइंग फोर्स किसी चीज की शेप या साइज में चेंज आ जाना। ऑन अप्लाइंग फोर्स शेप और साइज of an object changes. इस चेंज को हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का डिफॉर्म होना। ठीक है। नेक्स्ट इज के सर अगर डिफॉर्मेशन का मतलब चेंज है तो सर फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? तो मेरा बेटा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन मींस वो चेंज जो फोर्स लगाने पर आ जाए और फोर्स हटाने पर रिमूव हो जाए। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने पर तो शेप चेंज करते हैं, बट फोर्स अप्लाई करने पर चेंज ऑफ शेप टेक प्लेस। लेकिन जैसे ही आप फोर्स रिमूव करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स, जिन ऑब्जेक्ट्स पर आप फोर्स लगाओ वो अपनी शेप चेंज करें, फोर्स हटाओ तो वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएं, दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। बात क्लियर होती है मेरे बच्चों? सर आपने बताया जब फोर्स अप्लाई जी सर। होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जी तो शेप चेंज होता है, जी जी, शेप चेंज होती है। और जब फोर्स रिमूव होगी तो जो शेप होगा वो रिवर्स हो जाएगा। यस, जो शेप पहले था वैसे ही होगा। गॉट इट? और इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इसकी। द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज अ स्प्रिंग। जब हम एक स्प्रिंग पे वेट अप्लाई करते हैं, वेट लगाते हैं, तो वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है लाइक दिस। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसका वेट हटाएंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा लाइक दिस। तो देखो, मैंने यहाँ पर 3 स्प्रिंग्स बना दिए हैं। स्प्रिंग ए, स्प्रिंग ए क्या चीज है? दिस इज द स्प्रिंग विद नो लोड। स्प्रिंग बी क्या चीज है? हमने इसमें थोड़ा सा लोड इंक्लूड कर दिया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। और सी डायग्राम में क्या हुआ है कि हमने लोड को फर्दर इंक्रीज किया है
और इसका एक्सटेंशन फर्दर इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें आ गई हैं। नंबर 1, पहली टेक्निकल चीज है कि ये जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑन नो लोड, जब स्प्रिंग पर आपने कोई फोर्स कोई वेट नहीं लगाया हुआ तो उसकी जो लेंथ है वो लेंथ कहलाती है मेरा बेटा अनस्ट्रेच्ड लेंथ। कौन सी लेंथ? अनस्ट्रेच्ड लेंथ। सर समझ नहीं आया। अच्छा देखिए, आपको मैंने कहा कि एक स्प्रिंग लेकर आओ, आप एक स्प्रिंग ले आए और वो स्प्रिंग मैंने हैंग कर दिया, तो वो स्प्रिंग ऐसे हैंग हो गया, राइट। अब अगर मैं इस स्प्रिंग की लेंथ चेक करूंगा तो दिस लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड अनस्ट्रेच्ड लेंथ। क्यों? सही। क्योंकि मैंने उस स्प्रिंग के साथ कोई भी वेट हैंग नहीं किया हुआ। अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हो अगर किसी स्प्रिंग के साथ आप लोड नहीं स्ट्रेच लगाओगे तो वो अनस्ट्रेच लेंथ होगी। यस 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 यस, ठीक है। और इस अनस्ट्रेच लेंथ को हम एक काम करते हैं, हम इसको L1 से शो कर देते हैं। किससे? L1 से, अपनी आसानी के लिए। तो आपको अनस्ट्रेच लेंथ की डेफिनेशन समझ में आ गई? व्हाट इज अनस्ट्रेच लेंथ? द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन देयर इज नो वेट और नो लोड ऑन इट। व्हाट माय पॉइंट मेरे बच्चा? पहली बात क्लियर हुई है? जी सर। जी सर। चलो जी, ये तो पहली बात थी। अब what happens when we apply some weight on it? क्या होता है जब हम इस पे थोड़ा सा वेट अप्लाई करते हैं? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि when weight is applied, अच्छा वेट को हम लोग लोड भी कहते हैं, तो परेशान मत होना कि सर लोड क्या चीज है। लोड इज बेसिकली वेट जो हमने स्प्रिंग पे अप्लाई किया। तो when weight or load is applied on spring, तो क्या होना चाहिए मेरा बेटा? सर एक्सटेंशन। गुड गुड। Extension. सर जी एक्सटेंशन पे मैं आपको अभी लाने वाला था। इस जुमले को मैंने, इस वर्ड को मैंने हाइड किया हुआ था, बट यू आर वेरी, आप लोग बहुत जो है ना वो है, क्या है, अच्छे बच्चे हैं, आप एक्सटेंशन को फौरन पकड़ लिया। वरना मैं इसको ये कहने वाला था कि इट्स लेंथ विल बी चेंज्ड, लेंथ चेंज हो जाएगा। अब जब इसकी लेंथ चेंज होगी तो इसका मतलब कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और इन अदर वर्ड, जो वर्ड आप लोगों ने डायरेक्टली ले लिया वो वर्ड ये है कि इसमें एक्सटेंशन आ जाएगा, यानी ये अपनी लेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो whenever weight is applied to the spring it extends, और एक्सटेंशन को मेरा बेटा हम शो करते हैं x के साथ, वेट को हम शो करते हैं फोर्स के साथ या लोड के साथ। तो अब एक साइंटिस्ट साहब थे जिनका नाम था हुक्स लॉ। हुक साहब ने एक लॉ प्रोवाइड कर दिया था कि बेटा जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे एक्सटेंशन भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कि अगर आप ज्यादा वेट अप्लाई कर रहे हो तो जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है वो ज्यादा इंक्रीज होगी, मींस कि एक्सटेंशन ज्यादा होगा। सो दैट वी कैन से दिस कि F इज प्रोपोर्शनल टू X। बेटा यहाँ पे F क्या चीज है? व्हाट इज F हियर? फोर्स। फोर्स और वेट और लोड, ये तीनों नाम है इसके। यू कैन कॉल इट लोड, यू कैन कॉल इट फोर्स, यू कैन कॉल इट वेट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मतलब एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, लोड या वेट के। सर ये आपने लोड और फोर्स
और वेट किस चीज के लिए लिखा है? एफ के लिए? जी ये एफ के लिए है, इसको हम शो करते हैं एफ के साथ, दिस इज एफ, और एक्सटेंशन को हम शो करते हैं एक्स के साथ, ठीक है। अच्छा अब दे वांट वन मोर थिंग फ्रॉम यू ऑल, वो ये कि आपने जब, मैं आपको ए और बी की एग्जांपल दे रहा हूं, जब हमारे पास कोई भी लोड नहीं था, तो लेट सपोज इसकी लेंथ थी, लेट्स से वी कैन से कि इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन देयर इज नो लोड, तो इसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। जैसे ही मेरे पास, मैंने इस पर एक लोड अप्लाई किया, लेट सपोज मैंने इसको 10 न्यूटन का लोड प्रोवाइड किया, कितना न्यूटन? 10 न्यूटन, 10। 10 न्यूटन। तो इस 10 न्यूटन के आने के बाद इसकी जो लेंथ है, लेट सपोज वो 7 सेंटीमीटर हो गई। तो हाउ कैन यू फाइंड द एक्सटेंशन? And minus that. total length minus original length. Sir, we can find extension on particular load can be found by subtracting extended length with original length. सर जी आई लव यू, एक्सटेंशन इज इक्वल टू फाइनल लेंथ यानी अनस्ट्रेच, सॉरी स्ट्रेच लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ यानी अनस्ट्रेच लेंथ। तो अगर मैं इस एक्सटेंशन को आपने जब भी कैलकुलेट करना होगा, तो एक्सटेंशन के लिए आप हमेशा इस लेंथ को दैट इज 7 इसमें से माइनस करोगे दैट इज 5, ठीक है। तो एक्सटेंशन इक्वल हो जाएगी 7 - 5 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक्सटेंशन आ गई है 2 सेंटीमीटर। अब पिक्चर अभी बाकी है, अगर मैं इस 10 न्यूटन को 20 न्यूटन कर दूं, तो व्हाट शुड बी द न्यू लेंथ? Sir, plus 5. 9 centimeter. राइट राइट। अब जरा गौर से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो हमें ये पता चल गया कि नाउ एक्सटेंशन इज 2 सेंटीमीटर एंड लोड वाज 10 न्यूटन। इसका मतलब कि हम जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे एक्सटेंशन बढ़ेगी। हमने न्यू लोड जो हमें गिवन था वो कितना था? 20, यानी हमने लोड को 20 कर दिया है। तो अगर मैं एक्सटेंशन और लोड को का रेशो बनाऊं, तो एक्सटेंशन वाज 2 सेंटीमीटर ऑन 10 न्यूटन लोड, और अगर मैंने लोड 20 कर दिया, तो व्हाट शुड बी द न्यू एक्सटेंशन? 4. बिल्कुल सही। मेथड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाओगे, 20 into 2 and 20 into 2 is equal to x into 10, तो आपको मिल जाएगी एक्सटेंशन दैट इज 40/10 is equal to x। सो आपकी जो एक्सटेंशन है वो हो गई 4 सेंटीमीटर, बट होल्ड ऑन, दिस 4 सेंटीमीटर इज एक्सटेंशन, बट मैंने तो आपसे फाइनल लेंथ पूछी है। तो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल रहा है, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू अनस्ट्रेच लेंथ प्लस एक्सटेंशन। ये है फॉर्मूला मेरा बेटा फाइनल लेंथ का या न्यू लेंथ का। प्लीज आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो यू विल बी वेरी क्यूरियस अबाउट कि आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। इफ दे आस्क यू अबाउट द एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन विल बी 4 सेंटीमीटर, बट इफ दे आस्क यू अबाउट द फाइनल लेंथ और द न्यू लेंथ, तो आप उसमें अनस्ट्रेच लेंथ ऐड करके अपना आंसर देंगे। तो अनस्ट्रेच लेंथ कितनी थी? 5 प्लस नाउ द एक्सटेंशन इज 4, तो आपके पास जो फाइनल लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज 9 सेंटीमीटर। गॉट इट मेरा बेटा? जी सर।
तो अब तक सिंपल सिंपल हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है हुक्स लॉ का स्टेटमेंट। प्लीज याद रखिएगा हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एक्सटेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स till the elastic limit is there या limit of proportionality is there, sorry elastic limit नहीं, limit of proportionality। अब मैं आपको बताता हूं कि limit of proportionality क्या चीज है। डोंट वरी, अभी आपके जहन में ये रॉ फॉर्म में आ रहा होगा। जैसे ही हम इसके पास पेपर्स करेंगे तो यू विल फाइंड इट गुड। आपको चीजें जो है ना वो पास पेपर्स सॉल्व हो जाएंगे आपसे इजीली। ओके ठीक है जी। तो अब जनाब फोर्स एंड एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर हम इस फॉर्मूला को प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वी विल गेट अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड के। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। दिस फॉर्मूला इज फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स, हियर के इज अ कांस्टेंट एंड एक्स इज एक्सटेंशन। तो यहां मैं लिख देता हूं वेयर एफ इज force in newtons, x is जी अरसलान बोले अरे के जो होगा एक कांस्टेंट स्प्रिंग होगा। जी, इसको कहते हैं स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। सही सही। and k is called spring constant। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट या तो न्यूटन अपॉन मीटर होगा या न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर होगा। इट डिपेंड्स आपको डाटा में क्या चीज गिवन है। तो मेरा बेटा फोर्स न्यूटन में देखी जाएगी, फोर्स विल बी टेकन इन न्यूटन्स। एक्सटेंशन या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, इट डिपेंड्स डाटा में किस तरह है। और स्प्रिंग कांस्टेंट या तो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर सेंटीमीटर, ये इसके यूनिट्स हैं। आइए जरा जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। if 10 Newton force is giving the extension of 2 centimeter. 5 5 क्या constant कांस्टेंट 5 होगा, यूनिट बताओ यूनिट। न्यूटन सेंटीमीटर। न्यूटन मीटर। अच्छा प्लीज सुनिए सुनिए सुनिए, दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। जब भी कभी आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें 1 मार्क फॉर्मूला का लाजमी होता है। तो आप लोग सबसे पहले तो फॉर्मूला मेंशन करेंगे। वी नो दैट f इज इक्वल टू के एक्स। अब f हमें गिवन है दैट इज 10 न्यूटन एंड k हमने कैलकुलेट करना है, x हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू 5। 5 बट जब तक आप यूनिट नहीं लिखोगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज यूनिट लाजमी लिखिएगा, और इसमें यूनिट क्या न्यूटन आएगा? सेंटीमीटर न्यूटन होगा। पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। न्यूटन सेंटीमीटर होगा ना सर? बेटा न्यूटन देखो सेंटीमीटर मैंने। नहीं, न्यूटन पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पार्टिसिपेंट प्रेजेंट। जी भाई, जी भाई कुछ कह रहा है? हेलो, those who just rose their hands, you may ask the question मेरे बच्चों। Okay, so this is the way we can solve this question। f is equal to kx को हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट मेरे बेटा, अब हम इस कॉन्सेप्ट के आखिरी चीज की तरफ आ रहे हैं और वो है ग्राफिकल एनालिसिस। जी अरसलान बोले। सर मैंने पहले बोल दिया था, मैं Alright. लोअर कर रहा हूँ। चले चले चले, ठीक है ठीक है। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आप जी सर बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ रहे सवाल अभी करा रहे हैं, ये पेपर में तो नहीं आने वाले। हैं। अरे सर बात ये है कि पेपर वाले क्वेश्चन
डोंट वरी, बोलेंगे पेपर वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, पास पेपर के क्वेश्चंस देखने हैं हमने भी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा, हम लोग आ रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस पे। तो हुक्स लॉ का ग्राफ क्या होता है या ग्राफिकल एनालिसिस के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हमने देखना, ठीक। तो बेटा हुक्स लॉ में अक्सर वर्टिकल एक्सिस पे रखी जाती है एक्सटेंशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखी जाती है फोर्स या लोड। फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्सटेंशन इज इन सेंटीमीटर। अब जब भी हम लोग, प्लीज याद रखिएगा, जब भी फोर्स 0 होगी एक्सटेंशन 0 होगा, फोर्स इंक्रीज होगी एक्सटेंशन भी उसी रेट से इंक्रीज होगी, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स हमारे पास है 2 न्यूटन, तो एक्सटेंशन आ गया 4 सेंटीमीटर। अगर फोर्स मैंने डबल कर दी तो एक्सटेंशन भी डबल हो जाएगा, दैट इज 8, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट एक पॉइंट ऐसा आता है इस ग्राफ में जहां पे वो ग्राफ टिल्ट हो जाता है, तो वो पॉइंट प्लीज याद रखिएगा, वो लिमिट ऑफ पॉइंट, प्रोपोर्शनैलिटी। यस, वो पॉइंट जिस पर आकर ग्राफ टिल्ट हो जाए उस पॉइंट को हम और कहते हैं लिमिट और इजी टू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जी बेटा बोलें। सर इसके बाद ग्राफ सॉरी स्प्रिंग इजी टू स्ट्रेच हो जाता है ना। यस, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद याद रख लो ग्राफ बिकम या स्प्रिंग बिकम इजी टू स्ट्रेच। सर इसके बाद हुक्स लॉ काम नहीं करता। इसके बाद हुक्स लॉ काम नहीं करता, इसके बाद जो है ना वो बिल्कुल सही कह रहे हो कि हुक्स लॉ इनवैलिड हो जाता है, ठीक है मेरा बेटा। और ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ है, ये एग्जैक्टली जहां पे ग्राफ टिल्ट हो गया। अगर मैं इसको कोई वैल्यू दे दूं, लेट सपोज कि यहाँ पे ये 6 है, तो यू कैन कॉल कि 6 न्यूटन इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी 6 न्यूटन तक तो ये स्प्रिंग हुक्स लॉ को ओबे करेगा, बट आफ्टर 6 न्यूटन दिस स्प्रिंग विल नो मोर ओबेइंग द हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक लॉ ये भी एक पॉइंट है, ये भी आपको अक्सर एमसीक्यूज में मिलेगा कि हुक्स लॉ इज ओबेड ओनली टिल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां तक कोई चीज तंग कर रही है तो बताओ बेटा। बेटा हम लोग अभी इसके पास पेपर्स करेंगे, तो अगर तंग हुए हो तो पास पेपर्स में प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम मैं उस वक्त रिजॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है बस, और ये कह के खुद चले गए बेचारे। सर एक सेकंड रुके, मैं ये लिख लूं नोट्स के तौर पे, रुक जाए 2 सेकंड। ऑलराइट ऑलराइट। हाँ हाँ बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हुक्स लॉ के ग्राफ। हुक्स लॉ के ग्राफ 2 तरह से पूछे जाते हैं आपसे। अब जरा टेक्निकल बात है तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से 2 टाइप्स के ग्राफ हैं, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ग्राफ इज कॉल्ड लोड एक्सटेंशन ग्राफ। कौन सा ग्राफ, लोड एक्सटेंशन ग्राफ। And the second type of graph which is usually there is called load length graph. आपको क्वेश्चंस में दोनों तरह के ग्राफ गिवन होते हैं, आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि ये लोड एक्सटेंशन ग्राफ है या लोड लेंथ ग्राफ है। जैसे लेट सपोज कि मेरे पास ये है लेंथ इन सेंटीमीटर्स, यहाँ पे है लोड इन न्यूटन। तो लोड लेंथ ग्राफ के बारे में बेटा याद रखो, ये ग्राफ कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होता। लोड लेंथ ग्राफ नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। क्यों?
क्योंकि सर दिस ग्राफ इज शोइंग लेंथ नॉट एक्सटेंशन। लेकिन अगर आप लोड एक्सटेंशन ग्राफ देखोगे तो लोड एक्सटेंशन ग्राफ हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है लाइक दिस। तो अगर, अब मैंने ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि सम टाइम दे आस्क यू कि भाई आप एक्सटेंशन बताएं कितनी है। तो अगर लोड एक्सटेंशन ग्राफ है तो आप किसी भी लोड की वैल्यू को उसके एक्सटेंशन मालूम कर सकते हैं डिवाइड करके डायरेक्टली, लेकिन लोड लेंथ में ऐसा नहीं करोगे। इसके मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बात कह रहा हूं। बट प्लीज याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हुक्स लॉ ग्राफ, वन इज लोड लेंथ ग्राफ एंड अदर इज लोड एक्सटेंशन ग्राफ। ठीक है, एक सवाल पूछ। बोलो। सर ये कोई फॉर्मूला है, एक्सटेंशन इज इक्वल टू लेंथ माइनस LO, ये जी। LO क्या है? एलओ अनस्ट्रेच लेंथ को कहते हैं, जिसको हमने ऊपर L1 कहा था ना, ये रहा, ये इसको अक्सर LO भी कह सकते हो आप, ओरिजिनल लेंथ। अच्छा ठीक है। ठीक है, अच्छा ओके। तो मेरा बेटा, हम लोगों ने दो तरह के ग्राफ देख लिए। अब अगर यहाँ पे ये ग्राफ 7 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज 7 सेंटीमीटर मीन? ओरिजिनल लेंथ सर। ओरिजिनल लेंथ सर। गुड 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 गुड, ये 7 सेंटीमीटर है ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, लोड एक्सटेंशन ग्राफ में आपको ओरिजिनल लेंथ गिवन नहीं होती। लोड एक्सटेंशन ग्राफ में फॉर एग्जांपल ये 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन पे एक्सटेंशन है लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर का, लोड आया आपके पास 4 का, तो एक्सटेंशन हो जाएगी 8। इस ग्राफ में आपको डायरेक्टली एक्सटेंशन मिल जाएगी। कैसे? सिंपल, लोड और उसको डिवाइड करने से एक्सटेंशन को। सर जैसे तो ये जो लोड और एक्सटेंशन वाले ग्राफ में होता है, ये ओरिजिन से शुरू होता है सीधा? जी जी जीरो जी, से? ये हमेशा 0 से शुरू होगा। लोड एक्सटेंशन ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है जी। अच्छा, ये था इस चैप्टर की टोटल थ्योरी। बट आखिरी चीज रह गई है, दैट इज स्प्रिंग इन सीरीज एंड स्प्रिंग इन पैरेलल। जब आप स्प्रिंग्स को 1-on-1 अटैच करेंगे, 1-on-1 कैसे? देखो, लेट सपोज आपके पास एक स्प्रिंग ये है और आपके पास दूसरा स्प्रिंग ये है, यू हैव अटैच्ड द स्प्रिंग्स लाइक दिस। तो अब इसको हम कहते हैं स्प्रिंग्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर आप दो स्प्रिंग्स को, एक स्प्रिंग को ऐसे और दूसरा स्प्रिंग इसके साथ पैरेलल में ऐसे अटैच करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग्स इन पैरेलल। क्या फर्क पड़ता है सीरीज और पैरेलल से? इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स एक्सटेंशन इज एडेड, और इन पैरेलल एक्सटेंशन इज डिवाइडेड। कैसे? ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में, ये हम लोग उसमें करेंगे। बट फैक्ट ये जहन में रख लो कि जब भी दो स्प्रिंग्स सीरीज में ज्वाइन होंगे तो उनकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। अगर इसकी एक्सटेंशन x थी, इसकी एक्सटेंशन भी x थी, तो द न्यू एक्सटेंशन इज 2x। लेकिन यही दो स्प्रिंग्स अगर इनकी इंडिविजुअल एक्सटेंशन x थी और आपने इनको अगर पैरेलल में ज्वाइन किया है, तो इनकी जो कंबाइन एक्सटेंशन है वो 1/2x हो जाएगी, यानी x का हाफ हो जाएगा। और अगर कोई लोड आपने 4 स्प्रिंग्स के साथ अटैच किया था, तो उन स्प्रिंग्स की एक्सटेंशन 4 से डिवाइड हो जाएगी। जितने स्प्रिंग्स
उतनी एक्सटेंशन डिवाइड होनी है, उस नंबर से डिवाइड होनी है। मतलब सर अगर आप सीरीज में 3 स्प्रिंग आप डाल रहे हो तो 3x हो जाएगा। शाबाश शाबाश। सर ये पैरेलल स्प्रिंग वाला मैं समझ नहीं आया। पैरेलल वाले समझ नहीं आया। देखो बेटा, एक चीज मैंने हैंग की है एक स्प्रिंग के साथ, 10 फॉर एग्जांपल मैंने 12 न्यूटन का वेट हैंग किया है सिंगल स्प्रिंग के साथ, और अगले केस में मैंने वही 12 न्यूटन का वेट हैंग कर दिया है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्प्रिंग्स। तो मुझे बताओ यहाँ एक्सटेंशन ज्यादा होगा या यहाँ एक्सटेंशन ज्यादा होगा? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में एक्सटेंशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये 12 का 12 न्यूटन एक ही स्प्रिंग पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ ये 12 न्यूटन 3 स्प्रिंग्स पे डिवाइड हो गया, तो ईच स्प्रिंग विल हैव ओनली 4 न्यूटन, दैट इज व्हाई जी सर दे समझ आ विल गया। बी एक्सटेंडेड लेस। थैंक यू। ठीक है, ये था जी। मतलब आपने बोला हाँ, कि बोलो। अगर तीनों स्प्रिंग पे 12 का वो वेट लगा हुआ है और हाँ, जितने स्प्रिंग है मतलब जितने स्प्रिंग होंगे और वो जो वेट है उससे डिवाइड होगा। डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। अगर यही 12 न्यूटन का वेट यहाँ पे मैं अप्लाई करवा देता, तो अब हर 6 आंसर स्प्रिंग पे, आएगा। हाँ हर स्प्रिंग पे answer। आंसर 6 नहीं आएगा, हर स्प्रिंग पे 6 न्यूटन अप्लाई होगा और एक्सटेंशन हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोड हाफ हो गया। हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको ज्यादा अंदाजा होगा। ठीक है जी, ओके। हम लोग आ रहे हैं मेरा बेटा डी फॉर्मेशन के पास पेपर्स पे, और पहली एमसीक्यू। A force X on a body, a force X on a body, इनमें से कौन सी क्वांटिटी फोर्स की वजह से चेंज हो सकती है? Is it A, B, C और D? बी। डी सर। D, sir. सर D, मास चेंज नहीं हो सकता। डी हाँ। The fact is कि mass can never be changed. तो A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, ओनली D इज देयर कि फोर्स लगा के आप शेप चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगा के आप किसी चीज की वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, और फोर्स लगा के आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, मास चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया? फोर्स लगा के वॉल्यूम कैसे चेंज होती है? सर आप एक काम करें, आपके हाथ में इस वक्त अगर कोई सॉफ्ट चीज है तो आप उस पे प्रेस करें उसको, तो वो सॉफ्ट चीज छोटी हो जाएगी। गेट अ बॉल इन योर हैंड्स और उसको प्रेस करो तो बॉल का साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैंने किया है, हो जाता। ठीक है, थैंक यू। तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसको। ठीक है, ऑलराइट जी। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज दिस, नंबर 3।